एक सवाल है जो मुझे लगता है हर किसी के मन में कभी ना कभी आता ही है कि क्यों कुछ लोग अमीर बन जाते हैं जबकि ज्यादातर लोग सिर्फ सिर्फ इच्छा ही करते रह जाते हैं। आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच का एक हिंदी ऑडियो बुक स्क्रिप्ट है और आज का हमारा मकसद है ये समझना कि सोच को एक ख्वाहिश से निकालकर एक मजबूत हकीकत में बदलने वाले फैसले में कैसे बदला जाए। बिल्कुल। और यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। ये किताब, जैसा इसका नाम लगता है, सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद है अपने दिमाग का मालिक बनना। ये सिद्धांत असल में, देखिए, ये सिद्धांत किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के मनोवैज्ञानिक औजार हैं। आज की चर्चा इस बारे में है कि कैसे हम अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। पहला और सबसे बुनियादी सिद्धांत है इच्छा, यानी डिजायर। अब ये सिर्फ काश मेरे पास बहुत पैसे होते वाली सोच नहीं है। यहाँ बात हो रही है एक जलती हुई आग की, एक ऐसे जुनून की जो आपको चैन से बैठने ना दे। आपने सही पकड़ा, ये एक जुनून है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हिल इसे सिर्फ एक भावना कहकर नहीं छोड़ते हैं, वो इसे एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देते हैं जिसे उन्होंने 6 स्टेप फॉर्मूला कहा है। ये किसी भी धुंधली इच्छा को एक ठोस, मापने योग्य लक्ष्य में बदल देता है। हाँ, और ये स्टेप्स बहुत सीधे हैं, एक्शन पर आधारित है। पहला, पैसे का एक निश्चित लक्ष्य तय करना। मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा नहीं, बल्कि एक तय रकम, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए। दूसरा, ये तय करना कि इस पैसे के बदले में आप क्या देंगे, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कोई स्किल। बिल्कुल। और तीसरा, एक निश्चित तारीख, एक डेडलाइन। हाँ, एक डेडलाइन, जैसे 31 दिसंबर 2028 तक। और अगले 3 स्टेप्स इसे दिमाग में बैठाने के लिए हैं, है ना? चौथा, एक प्लान बनाना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, और उस पर तुरंत काम शुरू कर देना, इंतजार नहीं करना। हाँ। पांचवा, अपने इस लिखे हुए लक्ष्य को दिन में 2 बार जोर से पढ़ना, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। और छठा, जो शायद सबसे शक्तिशाली है, इसे पढ़ते वक्त ये महसूस करना और यकीन करना कि ये पैसा पहले से ही आपके पास है। ये फॉर्मूला तो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत चालाक है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये आपके दिमाग को हर रोज उस लक्ष्य के साथ जीने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल। इससे अवचेतन मन के लिए उसे हकीकत मानना आसान हो जाता है। ये दिमाग को एक दिशा देने जैसा है, जैसे एक जहाज को बंदरगाह से निकलने से पहले पता होता है कि उसे कहाँ जाना है। बिना मंजिल के तो वो सिर्फ भटकता रहेगा। स्क्रिप्ट में रवि का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक मोबाइल रिपेयर करने वाला लड़का जो महीने के मुश्किल से शायद 5,000 रुपए कमाता था, उसने इन्हीं स्टेप्स का इस्तेमाल करके लक्ष्य बनाया कि वो 3 साल में 20 लाख कमाकर अपनी दुकान खोलेगा। और वो हर दिन इसे पढ़ता था, महसूस करता था। नतीजा क्या हुआ? 3 साल बाद उसके पास सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि शहर में 3 ब्रांच थी। वाह! लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, इच्छा तो बहुत लोगों में होती है, फिर भी वो सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एक और चीज की जरूरत होती है, और वो है विश्वास, फेथ। अगर इच्छा सफलता की गाड़ी का ईंधन है, तो विश्वास उसका इंजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कितना भी चाह लूं कि मैं एक दिन में करोड़पति बन जाऊं, अगर मेरे दिमाग का एक छोटा सा कोना भी कहता है अरे ये नामुमकिन है, तो ये काम नहीं करेगा। सही है? बिल्कुल। दिमाग को ये यकीन दिलाना पड़ता है कि ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, और इसके लिए एक टूल है स्व प्रेरणा, यानी ऑटो सजेशन। जब आप लगातार खुद से कहते हैं मैं अपने लक्ष्य को पाने में पूरी तरह सक्षम हूं, तो आप सिर्फ खुद को दिलासा नहीं दे रहे होते हैं, आप असल में अपने दिमाग के न्यूरल पाथवे को रीवायर कर रहे होते हैं। ये दिलचस्प है, क्योंकि बहुत से लोग एफर्मेशंस को सिर्फ खुद को झूठी तसल्ली देना मानते हैं, लेकिन यहाँ मुद्दा सिर्फ दोहराने का नहीं है। नहीं, मुद्दा उसे महसूस करके अवचेतन मन तक पहुंचाने का है। शब्द बिना भावना के खोखले होते हैं। जब आप विश्वास और भावना के साथ कोई विचार दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे एक कमांड की तरह लेता है और उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास इच्छा की आग है और विश्वास का इंजन भी, लेकिन अब इस गाड़ी को चलाने के लिए सड़क बनाने वाले औजारों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर अगला सिद्धांत आता है विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। और
ये आज के ज़माने में पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। हिल ने साफ लिखा है कि सिर्फ जनरल नॉलेज या डिग्री अमीर नहीं बनाती, अमीर बनाता है वो ज्ञान जिसे आप किसी फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। लेकिन विशेष ज्ञान का मतलब क्या ये है कि हमें कॉलेज जाकर एक और डिग्री लेनी पड़ेगी? ज्यादातर लोगों के पास इसका समय या पैसा नहीं होता। बहुत अच्छा सवाल है ये, और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। विशेष ज्ञान का मतलब है किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करना। आज के डिजिटल युग में ये ज्ञान आप कहीं से भी ले सकते हैं। वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, कोडिंग, एआई टूल्स का इस्तेमाल, ये ऐसी स्किल्स हैं जिनके लिए डिग्री की नहीं, महारत की जरूरत है। तो हमारे पास ज्ञान है जो एक तरह से कच्चा माल है, लेकिन इस कच्चे माल से कुछ नया कैसे बनाया जाए, यहीं पर शायद कल्पना का रोल आता है ना? बिल्कुल, ज्ञान कच्चा माल है और कल्पना वो फैक्ट्री है जो उस कच्चे माल से नए प्रोडक्ट्स यानी आइडियाज बनाती है। हिल दो तरह की कल्पना की बात करते हैं। एक है क्रिएटिव इमेजिनेशन, जहां बिल्कुल नए और अनोखे आइडिया आते हैं, ये बहुत दुर्लभ है। और दूसरी है सिंथेटिक इमेजिनेशन, जहां हम पुराने आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स और प्लान्स को नए तरीके से मिलाकर कुछ नया बनाते हैं। दुनिया के ज्यादातर इनोवेशंस इसी से पैदा होते हैं। उबर ने क्या किया? टैक्सी और टेक्नोलॉजी को मिला दिया। ज़ोमैटो ने रेस्टोरेंट और डिलीवरी को। उन्होंने कुछ नया आविष्कार नहीं किया, बस मौजूदा चीजों को एक नए तरीके से जोड़ दिया। तो आइडिया तो बन गया, लेकिन हम सब जानते हैं कि आइडिया अपने आप में कुछ नहीं होते जब तक उन पर काम ना किया जाए। और यहीं पर शायद सबसे बड़ा फर्क पैदा होता है सफल और असफल लोगों में। और ये हमें अगले सिद्धांत पर लाता है, निर्णय, डिसीजन। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिल ने अपने रिसर्च में पाया कि अमीर और सफल लोग फैसले बहुत तेजी से लेते हैं, और अगर उन्हें बदलना पड़े तो बहुत धीरे धीरे और सोच समझकर बदलते हैं। जबकि असफल लोग वो फैसले लेने में बहुत वक्त लगाते हैं और जरा सी मुश्किल आने पर उन्हें तुरंत बदल देते हैं। तो तेजी से फैसले लेने का मतलब जल्दबाजी में फैसला लेना तो नहीं है? नहीं, इसका मतलब है स्पष्टता और अनुशासन के साथ फैसले लेना, क्लैरिटी और डिसिप्लिन। जब आपका लक्ष्य साफ होता है, याद है वो 6 स्टेप फॉर्मूला, तो फैसले लेना आसान हो जाता है। आपको पता होता है कि कौन सा फैसला आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा और कौन सा दूर। एक अच्छा फैसला आज एक परफेक्ट फैसले से बेहतर है जो कभी लिया ही ना जाए। तो हमारे पास इच्छा है, ज्ञान है और फैसले लेने की ताकत भी है, फिर भी ज्यादातर लोग पहली मुश्किल आते ही हार क्यों मान लेते हैं? यहीं पर अगला सिद्धांत लगन यानी परसिस्टेंस काम आता है। ये इच्छा शक्ति और आदत का मिश्रण है। ये वो ताकत है जो आपको तब भी आगे बढ़ाती है जब आप थक चुके हों, डरे हुए हों या दुनिया कह रही हो कि तुमसे नहीं होगा। वाह, किताब में हाथी और रस्सी का जो उदाहरण है वो तो मतलब दिमाग हिला देने वाला है। हम सब किसी न किसी अदृश्य रस्सी से बंधे हैं ना? बिल्कुल, एक विशाल हाथी को बचपन से एक पतली रस्सी से बांधा जाता है। वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता। बड़ा होने पर वो इतना ताकतवर हो जाता है कि एक झटके में उस रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन वो कोशिश भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि वो इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। और हम इंसान भी अपनी मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं काफी अच्छा नहीं हूँ जैसी सोच की रस्सियों से बंधे रहते हैं। और लगन वो कैंची है जो इन रस्सियों को काटती है। ये आपको तब तक कोशिश करने की हिम्मत देती है जब तक वो रस्सी टूट न जाए। लेकिन ये लगन बनाए रखना बहुत मुश्किल हो सकता है अगर आपका बाहरी माहौल ठीक ना हो। सही बात है, और ये हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिद्धांत पर लाता है, मास्टरमाइंड यानी सही लोगों का साथ। हाँ, वो कहावत है ना कि आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। किताब की भाषा तो और भी सीधी है, गलत लोग आपकी सोच खा जाते हैं और सही लोग आपके सपने बढ़ाते हैं। ये 100% सच है। एक मास्टरमाइंड ग्रुप का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोग जो एक निश्चित लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं। जब अलग अलग दिमाग एक साथ मिलकर सोचते हैं तो एक तीसरी ज्यादा शक्तिशाली सोच पैदा होती है। ये एक सपोर्ट सिस्टम की तरह है। लेकिन ऐसे सही लोग मिलते कहाँ हैं? आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में एक असली मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे बनाया जाए? ये एक चैलेंज है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसकी शुरुआत अपने क्षेत्र के ऑनलाइन कम्युनिटी से हो सकती है। इंडस्ट्री से जुड़े इवेंट्स में जाकर लोगों से मिलें। किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो आपसे ज्यादा जानता हो और उसे अपना मेंटोर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो हमने बाहरी माहौल को ठीक कर लिया। अब अंदरूनी माहौल की बात करते हैं। अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड।
इसे किताब में हमारी जिंदगी का सीक्रेट इंजन और सबसे वफादार नौकर कहा गया है। और ये बहुत सटीक उपमा है। अवचेतन मन एक बहुत उपजाऊ जमीन की तरह है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप उसमें कौन से बीज बो रहे हैं, सफलता के या असफलता के। आप जो भी बीज जो भी विचार उसमें डालेंगे, वो उसी की फसल उगाकर आपको दे देगा। इसका मतलब है कि हमें अपने विचारों का एक पहरेदार बनना पड़ेगा। हर उस नेगेटिव विचार को बाहर फेंकना होगा जो इस जमीन में घुसने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, और यहीं पर ऑटो सजेशन और एफर्मेशन जैसी तकनीकें काम आती हैं। वो इस जमीन में पॉजिटिव बीज बोने का काम करती हैं। तो अब हम उन सिद्धांतों पर आते हैं जो दिमाग की और भी ऊंची अवस्थाओं से जुड़े हैं। पहला है दिमाग, द ब्रेन, जिसे एक चुंबक कहा गया है। ये विचार थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा लगता है। हाँ, और ये सिद्धांत बहुत सीधा है। आपके विचार एक चुंबक की तरह काम करते हैं। जिस तरह के विचार आपके दिमाग में हावी रहते हैं, आप वैसी ही चीजों, लोगों और अवसरों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके आलोचक कहते हैं कि ये सर्वाइवरशिप बायस का एक क्लासिक उदाहरण है कि हम सिर्फ सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं और उन हजारों लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने यही सब सोचा पर सफल नहीं हुए। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और इसे समझना जरूरी है। ये कोई जादू नहीं है कि आप सोफे पर बैठकर सोचते रहेंगे और दरवाजे पर कोई चेक लेकर आ जाएगा। इसका एक तार्किक और मनोवैज्ञानिक आधार है। जब आप अपने दिमाग को एक लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं, तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS, दिमाग का एक हिस्सा जो फिल्टर की तरह काम करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। मतलब ये कि आपका दिमाग उन सूचनाओं और अवसरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हैं, जिन्हें वो पहले नजरअंदाज कर रहा था। जैसे जब आप एक लाल रंग की कार खरीदने का फैसला करते हैं, तो अचानक आपको सड़क पर हर जगह लाल कारें दिखने लगती हैं। कारें पहले भी वहीं थी, पर आपका दिमाग उन्हें फिल्टर कर रहा था। अच्छा, तो आकर्षण का मतलब है अवसरों को देखने की आपकी क्षमता का बढ़ जाना। हाँ, ये संभावना का खेल है, जादू का नहीं। ये बहुत अच्छी तरह से समझाया। और अब हम आते हैं सबसे ऊंचे और शायद सबसे रहस्यमयी सिद्धांत पर, छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस। हाँ, और हिलन साफ करते हैं कि ये कोई जादू टोना नहीं है। ये अंतर्ज्ञान या गट फीलिंग तब विकसित होती है जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर लेता है और पिछले सभी सिद्धांतों पर काम करता है। ये आपके अनुभव, ज्ञान और अवचेतन मन की प्रोसेसिंग का मिलाजुला नतीजा है, जो एक फ्लैश या एक मजबूत भावना के रूप में सामने आता है। तो ये एक अनुभवी बिजनेस पर्सन की वो गट फीलिंग है जो उसे बताती है कि ये डील सही है या गलत, भले ही कागज पर सब ठीक लग रहा हो। बिल्कुल, ये दिमाग की वो अवस्था है जहां आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन से सीधे बात करता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए बाकी 12 सिद्धांतों पर महारत हासिल करना जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर किसी को सिर्फ 3 चीजें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? किताब के अंत में 3 असली नियम दिए गए हैं। पहला, एक मजबूत जलती हुई इच्छा। दूसरा, अपने आप पर अटूट विश्वास। और तीसरा, लगातार एक्शन यानी लगन। अगर ये 3 चीजें मिल जाएं तो किसी को भी रोकना बहुत मुश्किल है। यहाँ मैं एक अंतिम विश्लेषण देना चाहूंगा। ये सभी 13 सिद्धांत अलग अलग टोटके नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस किताब का असली मकसद सिर्फ अमीर बनना नहीं, बल्कि अपने दिमाग का मालिक बनना है। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और फैसलों पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो सफलता, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसका एक स्वाभाविक नतीजा बन जाती है। बहुत खूब। तो आज की इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। हमने समझा कि सोच एक चुंबक है जो अवसरों को अपनी ओर खींचती है, पर सवाल ये है कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे काम और आदतें जो हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक करते हैं, क्या वो हमारे विचारों वाले चुंबक को ताकत दे रही हैं या उसे कमजोर कर रही हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।